हमारी ज़िंदगी में साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है। यह साहित्य किसी भी रूप में हो सकता है, प्रेमचंद्र से लेकर हैरी पॉटर तक। कुछ भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें। साहित्य में लोगों की रुचि बराबर बनी रहे, नवोदित रचनाकारों को लिखने के समान अवसर मिलते रहें। इस दिशा में सरकारें लगातार कुछ न कुछ नए कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश की साहित्यिक एकेडमी ने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो मिसाल के तौर पर सामने आए हैं। पीपल्स समाचार की वेबसाइट पीपल्स अपडेट ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाओं और तकनीकी दौर में साहित्य की स्थिति को लेकर साहित्य एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से बातचीत की। उनसे ये चर्चा बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण तक और बाल साहित्य से लेकर गीत और गज़ल का लेखन करने वाली डॉक्टर मीनाक्षी दुबे ने की। सुनिए पीपल्स अपडेट से डॉक्टर विकास दवे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। वर्तमान में शिक्षा जगत में कार्य कर रही हूँ, क्योंकि साहित्य से भी जुड़ी हुई हूँ। तो साहित्य पर ही आज चर्चा होने वाली। आज का जो साक्षात्कार है वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण साक्षात्कार एक ऐसी विधा रही है जो साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण विधा रही है, और आज का साहित्यकार आज का साक्षात्कार एक त्रिवेणी के रूप में यहाँ सामने आ रहा है। क्योंकि एक पत्रिका साक्षात्कार को जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगा कि वह पत्रिका साक्षात्कार विशेषांक के रूप में है, लेकिन जब उसे पढ़ा, जाना, समझा तो समझ में आया कि उसमें साहित्य की बहुत सारी विधाएं सम्मिलित हैं। और आज यहाँ साक्षात्कार के संपादक हैं। तो साक्षात्कार पत्रिका साक्षात्कार देने वाले आदरणीय सर, और मैं यहाँ जो साक्षात्कार ले रही हूँ, तो वस्तुतः यह साक्षात्कार की त्रिवेणी यहाँ बहने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे साथ हैं साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी। नमस्कार सर। बाल साहित्य के क्षेत्र में आपको कार्य करते हुए 32 वर्ष बीत चुके हैं जी। तो आप अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? वास्तव में सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि एक समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा के लिए एकत्र हो गए। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप चूँकि भले ही शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका साहित्य और बच्चे दोनों से संबंध है। तो इन दिनों में लगातार इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बच्चों के साहित्य में भी नवाचार की अत्यधिक आवश्यकता है। हम जानते हैं कि बच्चों का साहित्य तो एक लंबे समय से लिखा जा रहा है, और विशेष करके जिस बाल पत्रकारिता की हम बात करते हैं उसका इतिहास भी लगभग 100-125 वर्ष का हो गया है। लेकिन इन दिनों जिन बच्चों के लिए बाल साहित्यकार साहित्य रच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों का IQ लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हम सब जानते हैं कि लगातार इंटरनेट की उपलब्धता, एक बच्चे के रिमोट उसके हाथ में जब होता है तो उसकी पहुंच में 300-350 चैनल एक साथ होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों के सामान्य ज्ञान में जो इस तेज़ी से वृद्धि हो रही है, उस तेज़ी से परिवर्तन बाल साहित्य के क्षेत्र में होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को इस बात की ओर चिंता करना चाहिए, विशेष करके बाल साहित्य जगत को। मैं उनसे भी बातचीत करता हूं तो कहता हूं कि बच्चा इन दिनों एक तो तार्किक होता जा रहा है, दूसरा उसकी विज्ञान सम्मतता बड़ी बढ़ती जा रही है। आप लोग भी जब पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और बच्चों के लिए साहित्य रचते हैं तो आप लोगों को भी ध्यान में आता है कि नई पीढ़ी का बच्चा तर्क करता है और विज्ञान और तथ्यों के आधार पर तर्क करता है। मैं कई बार हंसी मजाक में उदाहरण भी देता हूं कि हमारी पीढ़ी के लोगों ने तो कितनी आसानी से स्वीकार कर लिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हमको ऐसा लगता था कि सांप केवल चंदन के पेड़ पर ही लिपटा रहता है, लेकिन नई पीढ़ी के बच्चे को अगर आप कहें तो वो कहेगा कि नहीं, खुरदरी सतह के हर पेड़ पर, चाहे वो नीम का हो, पीपल का हो, बबूल का हो, आम का हो, सब पेड़ पर सांप जो है वो लिपट सकता है, जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य अब बच्चों को ये समझाना बड़ा कठिन हो गया है। हम भले ही साहित्य की बात करें और हमको लगता है कि कल्पना के माध्यम से बच्चों का अनुरंजन थोड़ा हो जाए, लेकिन आप अगर उसको ये कहोगे कि चातक पक्षी मुंह खोल करके बैठा रहता है
और वो किसी जलाशय से जल ग्रहण न करते हुए सीधे स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरे हुए पानी को अपनी चोंच में ग्रहण करता है, तो बच्चे को लगेगा कौन से कैलेंडर पे वो देख लेता है कि स्वाति नक्षत्र आ गया है, कौन सी उसको ऐसी विशिष्ट क्षमता प्राप्त है, और फिर वो जब गूगल पे सर्च करता है तो उसको ध्यान में आता है, उसको वीडियो मिलते हैं, अरे नहीं नहीं जिसको चातक पक्षी कहते हैं उसका बॉटनिकल नाम ये है, ये तो तालाब से भी पानी पी रहा है, मटके से भी पी रहा है, कहीं नदी से भी पी रहा है, तो फिर उसकी धारणाएँ बदलती हैं। मुझे लगता है कि बाल साहित्यकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए और विज्ञान सम्मत भी बाल साहित्य बने और तर्क संगत भी बने, ऐसा मुझे लगता है। सर, आज का जो बच्चा है वो कल इस देश का भविष्य होने वाला है, तो यह नई पीढ़ी आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से गैजेट्स की चपेट में है, कार्टून्स की चपेट में है, और इससे किंचित समाज पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपके मस्तिष्क में क्या उपाय सोचते हैं? कुल मिलाकर के बच्चा पूरी तरह से यंत्रों में घिरता जा रहा है, और यंत्रों में घिरने के कारण से एक जो बड़ी समस्या समाज के सामने पैदा हो रही है, वो ऐसा नहीं कि हमारे पीपुल समूह के साहित्य संपादक अतुल जी से अभी मैं जब बातचीत कर रहा था तो तब भी यही चर्चा सामने आई थी कि बच्चों को इन दिनों पढ़ने लिखने की आदत बिल्कुल समाप्त हो गई। तो ये उनकी चिंता कहें, आपकी कहें, मेरी कहें, ऐसा भी नहीं है, ये सार्वभौमिक चिंता बनी है। ये सार्वभौमिक इसलिए भी मैं मानता हूँ कि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सर्वेक्षण आया था, और उस सर्वेक्षण को उन्होंने संपन्न किया था 130 देशों में, विश्व के 130 देशों में, और उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की, उस सत्व को प्रस्तुत करते समय उस रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा है, वो पहला हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि उसको हम सब लोगों को समझना चाहिए। उसका पहला जो वाक्य था वो ऐसा था कि आने वाले समय में दुनिया आतंकवाद से भी बड़ी एक विभीषिका से गुजरने वाली है, और वह विभीषिका यह होगी कि हमारी आने वाली पौध, हमारी नई पीढ़ी केवल लिसनर और व्यूअर बन करके रह जाएगी, वह रीडर नहीं बचेगी, और जब रीडर नहीं बचेगी तो राइटर बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब ये जब संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी रिपोर्ट में कह रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी दुनिया का संकट है। अपने सामने कुछ बाल साहित्य की पुस्तकें रखी हुई है, पद्मा चौगांवकर जी का ये बाल उपन्यास अभी किशोरों के लिए आया है। मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि चूंकि किशोरों के लिए पृथक से साहित्य लिखे जाने की बहुत आवश्यकता है, किशोरों को रोमांच बहुत पसंद होता है, इसके चित्र से हमको लग रहा है कि एक बड़ा सुंदर उपन्यास होगा, अभी मैं पढ़ूंगा, पद्मा जी बहुत लंबे से, अब ये कहानियां बुदबुदी वाली, ये शिशु साहित्य है। और ऐसे ही हमारे एक समीर गांगुली जी हैं, उनके भी एक पुस्तक आई है डुगडुगी छड़ी और मंतर, ये एकदम शिशु साहित्य, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं तो माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़कर सुनाए, बच्चा स्वयं पढ़ नहीं सकता तो भी उसको पढ़ करके सुनाए तो वो आनंदित हो सकता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, आपके प्रश्न का मूल पर आ रहा हूँ मैं कि गजेट्स में डूबना ये बच्चे का एक नैसर्गिक स्वभाव है, हम बड़े भी उस सबसे अछूते नहीं हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखने की तरफ आकर्षित करना है, उनकी स्वाध्याय वृत्ति बढ़ाना है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हम बड़ों को पढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा। हमारे एक सीए मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो मैंने उनसे प्रश्न कर लिया आप कितना पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा मैं 24 घंटे किताबों में डूबा रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई बच्चे भी किताबों में डूबे रहते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पढ़ना, आईआईटी की तैयारी करना, आईआईएम की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना, ये स्वाध्याय नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई का हिस्सा हो सकता है। स्वाध्याय दरअसल इस तरह का साहित्य होता है जो बच्चे को रिलैक्स करता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में जीवन मूल्य आते हैं, उसमें एक जिजीविषा की वृत्ति विकसित होती है। जब भी इन दिनों हम देखते हैं ना कि संघर्ष का थोड़ा सा दौर आया या असफलता का जरा सा स्वाद चखा और बच्चे आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं, तो ये अवसादग्रस्त होना, फ्रस्ट्रेशन होना, आत्महत्या करना, इन सब से यदि हम बच्चों को बचाना चाहते हैं तो साहित्य की तरफ आकर्षित करना होगा। मुझे अतुल जी का एक वाक्य बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे इन दिनों छपे हुए पृष्ठों का स्पर्श भूल गए। बच्चे इन दिनों वो जो छपाई की इंक है जिसके साथ हमारी सुबह होती है, चाय का स्वाद मुंह में होता है और नाक में अखबार की इंक की गंध आती है, तब हमको लगता है कि हमारी सुबह हुई। नई पीढ़ी को अभ्यास हो गया, स्क्रीन पर ही वो अखबार पढ़ रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को उससे बाहर लाना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। और इसके लिए आवश्यक ही है कि हम बड़े भी थोड़ा सा इस दिशा में सोचना शुरू करें। बाल पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो आप देवपुत्र पत्रिका के संपादक रहे हैं, जिसने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और जिसका सर्कुलेशन इतना विस्तार लिए हुए है।
तो आज की बाल पत्रकारिता के संदर्भ में आपका क्या कहना है? वास्तव में हम सब लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र के हैं, अमिताभ जी का बार बार उल्लेख करने में इसलिए आ रहा है कि अभी चूंकि हम 2-3 दिन से इस विषय पर लगातार बातचीत भी कर रहे थे, जिस तेजी से बाल पत्रिकाएं बंद हुई है, विशेष करके मैं बाल पत्रकारिता का संदर्भ आपने लिया इसलिए बाल पत्रिका कह रहा हूँ, अन्यथा इन दिनों स्वास्थ्य पत्रिकाएं बंद हुई है, फिल्म पत्रिकाएं बंद हुई है, साहित्य पत्रिकाएं बंद हुई है, लेकिन बाल पत्रिकाओं के क्षेत्र में मेरे देखते देखते, आपकी हमारी पीढ़ी के लोगों ने देखा कि हमारे देखते देखते पराग जो सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी वो बंद हुई। अभी इसी कोविड पीरियड के बाद नंदन ने दम तोड़ दिया, एक बड़े व्यावसायिक समूह की पत्रिका होने के बाद भी वो चल नहीं पाई। चंदा मामा के कई सारे एडिशन निकलते थे, उन एडिशन में से लगभग 10 संस्करण उनको बंद करना पड़े। हिंदी का संस्करण 1 वर्ष तक बंद रहा, फिर बड़ी मुश्किल से उसको शुरू किया, जिसका सबसे ज़्यादा प्रसार होता था। स्वाभाविक रूप से आपने कहा कि जिस देवपुत्र पत्रिका में मुझे 32 वर्ष हुए संपादन करते हुए, उसने एक विश्व कीर्तिमान जब स्थापित किया था, 3,71,000 प्रति माह वो पत्रिका जाती थी, मासिक पत्रिका होने के बाद भी। तो 3,71,000 जब विकिपीडिया पर हमने देखा तो हमको खुद को आश्चर्य लगा। हमने ABC सर्टिफिकेट लिया, 3,68,000 का उस समय में हमको प्रसार का प्रमाण पत्र मिला, तो हमको उस समय ये आभास नहीं था कि कितना बड़ा दायित्व बोध हम पर है। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है, कोरोना काल में एकदम सारी व्यवस्थाएं धराशायी हुई और हम शून्य पर पहुंचे और फिर से संघर्ष करके अभी हम लोगों ने उसको लगभग 1 लाख तक फिर से उस प्रसार संख्या को पहुंचाया है। अब मूल प्रश्न ये कि ये जो बाल पत्रिकाएं बंद हो रही है, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आर्थिक दृष्टि से ये सारी पत्रिकाएं सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इस संघर्ष में दम तोड़ना, ये इसका एक बड़ा कारण तो आर्थिक है, और उससे भी बड़ा कारण ये है कि पाठक नहीं है। आर्थिक इसलिए है क्योंकि पाठक नहीं मिल रहे हैं। अब पाठक नहीं मिल रहे हैं, इस पर चर्चा हमने पहले की है कि बच्चों ने पढ़ने लिखने की आदत कम कर ली है, पत्रिकाएं पढ़ना कम किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बाल पत्रिकाओं के क्षेत्र में कुछ प्रकाशन ऐसे हैं जहां पर लोग व्यक्तिगत स्तर पर, इनमें 2 नाम तो बड़े सम्मान के साथ हमेशा लेता ही हूँ। एक लल्लू जगधर पत्रिका निकला करती थी, बहुत प्रचलित नाम नहीं था, बड़ी छोटी सी पत्रिका थी, विशाल नाम था, एक बहुत वयोवृद्ध बाल साहित्यकार थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी अंतिम सांस तक इस पत्रिका को बंद नहीं होने दूंगा। दुर्भाग्य से बाद में वह पत्रिका भी गई और आदरणीय विशाल जी भी गए, और ये जब इस परिदृश्य से लुप्त हुए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। पत्रिका छोटी थी लेकिन जिस जिजीविषा के साथ वो निकाल रहे थे, ऐसे ही इन दिनों बाल वाटिका पत्रिका में देखता हूँ। आदरणीय भेरूलाल जी गर्ग भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, प्राध्यापक रहे, सेवानिवृत्त हैं, अपनी जेब का पैसा लगा करके, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलता, इन पत्रिकाओं को चलाते रहने वाले ये जितने साहित्यकार, बाल पत्रकारिता के क्षेत्र के मनीषी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि वो समाज को दरअसल एक जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्योंकि नई पीढ़ी अगर पढ़ना लिखना भूल गई तो बड़ी परेशानी होगी। हम लोगों ने एक शोध केंद्र स्थापित किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, हमने देश भर की बाल पत्रिकाएं एकत्र की, तो हमारे पास 1885 से लेकर अभी तक की सभी बाल पत्रिकाओं के कुछ अंक हमने नमूने के रूप में शोधार्थियों के लिए रखे हुए हैं। 140 प्रकार की बाल पत्रिकाएं, और आज जब मैं उस सूची को देखता हूं तो मन को इतना कष्ट होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एकदम प्रामाणिक संख्या नहीं बता सकता, लेकिन संभवतः वो संख्या 15 से भी नीचे आ चुकी है 140 से। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बाल पत्रकारिता की है, इससे अगर समाज को बाहर आना है तो मुझे लगता है कि सभी पत्र पत्रिकाओं की चिंता करें, लेकिन बाल पत्रिकाओं की चिंता विशेष तौर पर इसलिए करना चाहिए कि ये नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। सर, जैसा कि अभी आपने चर्चा की शोध संस्थान के बारे में, तो जिस शोध संस्थान के साथ आप बाल साहित्य पर इतना शोध कार्य को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ मैंने अभी शोध केंद्र का उल्लेख बाल पत्रिकाओं की संख्या के संदर्भ में किया था। वास्तव में हुआ ये कि ये लगभग 2000 और 2001 की बातचीत है, वर्ष 2001 के समय में। तो देश भर के कुछ बड़े मनीषी बाल साहित्यकार एकत्र हुए थे। डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी थे, प्रकाशन विभाग के निदेशक होते थे केंद्र सरकार में श्याम सिंह शशि जी, वो भी बहुत अच्छे बाल साहित्यकार रहे, और आदरणीय जयप्रकाश भारती जी भी उसमें थे, बालशौरी रेड्डी जी भी हमारे यहाँ आते रहे, चंदा मामा के संपादक। तो ऐसे कुछ मनीषियों के साथ एक बार हम लोग बैठे थे, तो ये बातचीत निकली कि दुनिया के जितने देश हैं, उन सब देशों के जितने विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में तो बाल साहित्य पर काम होता ही है,
लेकिन पृथक से बाल साहित्य पर शोध कार्य संपन्न करने के लिए लगभग अधिकांश देशों में विश्वविद्यालय है। इस दिशा में जब हमने सोचना शुरू किया तो हमको आश्चर्य लगा कि भारत में एक भी विश्वविद्यालय बच्चों को लेकर के नहीं है। तो बातचीत निकली कि क्या हम लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय का जिस तरह का सेटअप होता है उतने आर्थिक संसाधन हम लोगों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं थे। तो ये तय हुआ कि केवल निराश होकर के बैठना या कोसना कि देखो शोध में कुछ नहीं हो रहा बाल साहित्य में, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम जो छोटा से छोटा काम खड़ा कर सकते हैं उसको कोशिश करना चाहिए। तो ये सोचा कि एक शोध केंद्र की स्थापना की जाए, और शोध केंद्र के बारे में भी जब हमने तलाशा तो आश्चर्य लगा, पूरे भारत में बाल साहित्य पर शोध का एक भी केंद्र नहीं था, विश्वविद्यालय तो दूर की बात है। फिर हमने भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान की स्थापना की 2002 में, और आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री उस समय राज्यपाल थे, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, उन्होंने उसका लोकार्पण किया और फिर हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आपको जानकर आनंद होगा और हमारे पीपुल्स के दर्शकों को भी जानकर के खुशी होगी कि इंदौर में जहां देवपुत्र पत्रिका का कार्यालय, वहां पर शोध संस्थान में लगभग 50,000 से ज़्यादा बाल साहित्य इस तरह का संचित किया हमने एक छत के नीचे। केवल इतना नहीं तो मैंने जैसा बताया 140 प्रकार की बाल पत्रिका है, किसी पत्रिका के 100 अंक है, किसी पत्रिका के 50 अंक हैं। और इतना ही नहीं तो एक और हमने उपक्रम किया, चूंकि बाल साहित्य इन दिनों नए प्रकार से आने लगा है, फिल्में आने लगी है, धारावाहिक आने लगे हैं, तो हमने लगभग 400 से ज़्यादा बाल फिल्मों की CD DVD एक जगह एकत्र की, ताकि बाल साहित्य का कोई भी भाग छूटे नहीं। और इस कारण से वो शोध केंद्र बहुत यशस्वी हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने उसको विधिवत मान्यता दे दी है, और उस शोध केंद्र से अब तक हम लोग, मैं चूंकि उसके निदेशक का दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ प्रारंभ से, तो तब से लेकर अब तक हम 80 से ज़्यादा तो PhD करवा चुके हैं बाल साहित्य पर। तो ये हम अपना कोई बड़प्पन नहीं मानते, बल्कि हम अपना अहोभाग्य मानते हैं कि एक अच्छे काम की दिशा में हमने शुरुआत की, और भारत के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा इसको उपलब्धि की तरह मैं मानता हूँ कि वो शोध केंद्र बाल साहित्य पर रिसर्च करने वाले जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या प्राध्यापक बंधु भगिनी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग आवश्यक रूप से, चूंकि इन दिनों हम देखते हैं सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, इन पर तो वर्षों से लगातार चल ही रहा है, लेकिन हम लोग लगातार एक ही विषय पर शोध करते करते आटे को ही पीस रहे हैं, गेहूं पीसने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये पिष्ट प्रेषण से बचने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे बाहर निकलें। और बाल साहित्य में विषयों का अंबार है, नए प्रकार के विषय हैं, यूनिक विषय हैं, जिन विषयों पर आज तक काम नहीं हुआ है। बाल साहित्य में जीवन मूल्य, बाल साहित्य में लोकतांत्रिक मूल्य, बाल साहित्य में पर्यावरण चेतना, बाल साहित्य में नैतिकता, बाल साहित्य में परिवार, बाल साहित्य में रिश्ते, मतलब आप बोलते चले जाइए। मैं अगर लेना शुरू करूं तो मुझे लगता है मैं आपको अभी लगातार धारा प्रवाह 500 विषय सुझा सकता हूं जिन पर शोध कार्य की इस समय आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उपक्रम हुआ है, और आपने चूंकि प्रश्न किया तो बहुत अच्छा रहा कि मैं सब लोगों से आग्रह भी कर सकूं, प्राध्यापकों से और शोध अध्येताओं से, कि आप लोग बाल साहित्य पर शोध का जरूर विचार करिए। ये मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है। जैसा कि हम देखते हैं आज परिवार जो परंपरा है उसमें काफ़ी बिखराव नज़र आ रहा है, और इस दिशा में जहां विश्व हमारी ओर ताक रहा था तो आज हम उनके जैसे होते जा रहे हैं। ऐसी दशा में परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर इस बिखराव का क्या असर होता है, इसके बारे में आप? वास्तव में आपने ये भी एक सार्वभौमिक और वैश्विक चिंता की तरफ ही ध्यान आकर्षित किया इस प्रश्न के माध्यम से। मुझे आज आपके प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे हैं, विशेष करके क्योंकि इन सारे प्रश्नों से हम लोग लगातार जूझते रहते हैं। मैं चूँकि बाल मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी हूँ और बाल साहित्य के क्षेत्र में भी काम करता हूँ, और ये संयोग है। और मैं जिस संगठन में काम करता हूँ वहाँ पर एक कुटुंब प्रबोधन का एक विषय चलता है कि परिवारों में इन दिनों जो बिखराव आ रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, तो इन सब विषयों को लेकर के मैं लगातार पेरेंट्स के बीच भी जाता रहता हूँ, अभिभावकों से, माता पिता से भी बातचीत होती है। अभी सूरत में एक अनूठे विषय को लेकर के मैं पिछले दिनों गया था कि एकदम जो नवीन दंपत्ति है जिनकी पिछले 6 माह में शादी हुई थी, ऐसे 350 जोड़ों के साथ हम लोगों ने संवाद किया था कि संतति जब आती है परिवार में, बच्चा जब आता है तो उसकी पूर्व तैयारी कैसे करना। बच्चे को लाना वास्तव में प्रत्येक दंपत्ति के लिए एक प्रकार का दायित्व बोध होता है। संयोग से हम लोग अभी लाइब्रेरी में खड़े हैं तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्त्री पुरुष पुस्तक रखी है। क्या इनको विचार नहीं करना चाहिए कि जिस नई संतति को लाना है उस संतति को वातावरण कैसा देना है। एक और पुस्तक में देख रहा हूँ, स्वर्ग का टुकड़ा। दरअसल भारतीय परिवार ठीक
इस स्वर्ग के टुकड़े की तरह हुआ करते थे। मार्गरेट थैचर एक बार भारत आई थी, और भारत आई तो आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से ये कहा कि मैं एक संयुक्त परिवार में पूरा दिन बिताना चाहती हूँ, कोई राजनयिक कार्यक्रम नहीं रहेगा। आनंद फानन में व्यवस्था हुई, राजस्थान के एक परिवार में ले गए, जिस परिवार में एक छत के नीचे रहने वाले लगभग 75 लोग एक साथ रहते थे, एक चूल्हे पर रोटी बना करके खाते थे। वो दिन भर रही और जाकर के अपने देश के नाम, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया टीवी चैनल पर, और उन लोगों को कहा कि यदि आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो भारत से उसकी परिवार परंपरा आपको सीखना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि ये स्वर्ग का टुकड़ा होता था हमारा परिवार, लेकिन अब क्या हो गया, तो मुझे एक और किताब हाथ में आ गई, तीन का घोंसला। मुझे लग रहा है कि ये जो परिवार बिखर रहे हैं, इन बिखरते परिवारों की स्थिति खराब इसलिए हुई कि समाज की व्यवस्थाएं पश्चिम से आयातित विचारों के आधार पर चलने लगी। एक समय था, जैसा मैंने बताया, राजस्थान में संयुक्त परिवार होते थे, भारत में घर घर में दादी होती थी, नानी होते थे, दादा नाना बच्चों को पाल पोस ले लेते थे, कहानियाँ सुनाते थे, गीत सुनाते थे। लोरियाँ, प्रभातियाँ भारत के घरों का प्रमुख हिस्सा हुआ करती थी, और इसमें से बच्चा साहस लेता था, ईमानदारी लेता था, जीवन मूल्य ग्रहण करता था। अब सब गायब हो गया। अब परिवार की परिभाषा सिमटने लगी, परिवार में बच्चे कम रहने लगे। बच्चे कई बार आपस में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होती है, तो भाई बहन के बीच में जब उम्र का अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक जैसी अवस्था की, तो बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। अब वो सब कम होने लगा, और इस कम होने के कारण से ये गड़बड़ हुई कि हमारे यहाँ सरकारों के कुछ स्लोगन भी थे, संकोच के साथ कह रहा हूँ, लेकिन पहले कहते थे कि बच्चे 4 ही अच्छे, फिर एक त्रिभुज का एक चिन्ह आ गया, कहा 3 ही पर्याप्त है, फिर कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे, बाद में एक नारा आ गया, शेर का बच्चा 1 ही अच्छा। अब ये शेर का बच्चा दरअसल अकेला रह करके उसको ये पता ही नहीं है कि मैं इस जंगल का शेर हूँ, वो गीदड़ बन करके रह गया, उसको काकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि संयुक्त परिवार में जब बच्चा रहता है तो उसको ये सारे जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है, इसका समाधान क्या है? हमको कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये सब समाप्त हो रहा है, रिश्ते नाते कम होते जा रहे हैं, घरों में बुआ, दादी, मामी, चाची सब नहीं है, दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, तो क्या करना? तो मैं सामान्यतः इसका समाधान ये देता हूँ कि जो रिश्ते परिवारों में मर चुके हैं, उन रिश्तों को समाज में पुनर्जीवित करना, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी बहन नहीं है, तो वो 4 घर छोड़ करके मोहल्ले में कोई बहन है तो वो कहता है कि मैं आपसे राखी बंधवा लूंगा, या बहन भाई को कह देती है आप तो मेरे पिताजी जैसे हैं, बुजुर्ग है, मेरे पिताजी तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन आप मेरे पिताजी जैसे हैं, आप मेरी माँ जैसी हैं। तो ये जो रिश्ते समाप्त हुए, इन रिश्तों को पुनर्जीवित समाज में करना, समाज में जो अविश्वास का वातावरण बढ़ा है। देखिए, ये जो लगातार हम देखते हैं ना कि विपरीत प्रकार की बातें समाज में प्रचारित ज़्यादा होती है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के। एक दादा की उम्र के व्यक्ति ने पोती की उम्र की बच्ची के साथ कदाचरण किया। कितने लोग हैं? 140 करोड़ के देश में अगर ऐसी 50 लोग भी हैं ऐसी विकृत मानसिकता के, तो आप क्या करोड़ों की संख्या में दादाजी की उम्र के जो लोग हैं उनको अविश्वसनीय बना देंगे क्या? तो मेरा प्रश्न ये है कि इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज को ये विश्वास एक दूसरे को सौंपना पड़ेगा, और ये जब होगा तो स्वाभाविक रूप से नौकरी पेशा माता पिता जब घर से बाहर निकलेंगे तो बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि ये परिवार का विस्तार करना, तो मैं इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देकर के अपना उत्तर समाप्त कर रहा हूँ। हमारे एक मित्र है, हार्ट सर्जन है इंदौर में, डॉक्टर मुकेश मोड़ जी, उनकी बिटिया ने एक बार ऐसे लिखा, स्कूल में प्रोजेक्ट के रूप में दिया कि अपने परिवार पर निबंध लिखो। तो उस बिटिया ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, हमारे दर्शकों को भी सुनकर के आनंद आएगा। उसने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर का एक कमरा इंदौर में है जहाँ वो माता पिता के साथ है, इसका दूसरा कमरा जो है वो दिल्ली में है, और इसका तीसरा कमरा अमेरिका में है। अब ये परिवार का विस्तार है। तो हम लोगों को केवल ये विचार करना है कि वृत्ति के कारण से, व्यवसाय के कारण से परिवार का विस्तार हो, अलग अलग रहना पड़े, दूर जाना पड़े, तो ये व्यवस्थागत चीज़ें हैं। लेकिन परिवार का विभाजन नहीं हो, विस्तार हो, इस बात की चिंता भारतीय परिवारों को करना पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाली पीढ़ी जिसको हम सहेजना चाहते हैं कोमलता के साथ, उसको हम बड़ी आसानी से सहेज पाएंगे। साहित्य अकादमी के निदेशक के रूप में आपकी प्रथम पारी निश्चित तौर पर बहुत ही सफल रही है, और इसी कारण आपको द्वितीय पारी खेलने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप अगर स्वयं का आकलन साहित्य अकादमी के निदेशक के रूप में करते हैं तो आप स्वयं को 100 में से कितने अंक प्रदान करेंगे?
वास्तव में प्रश्न कठिन है और जैसा आमतौर पर अंकों में कम अंक प्राप्त होने के कारण से जो बचने की मुद्रा में आने वाला विद्यार्थी होता है, वैसा मैं सोचता हूँ। काम तो बहुत हुआ और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि ये जितनी सफलताएं मेरे कार्यकाल में मिली है पिछले 3 वर्ष के और अभी दूसरे कार्यकाल में भी जो काम हो पा रहा है, हमने लगभग 7-8 वर्षों का काम संपन्न कर लिया इन 3 वर्षों में। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मन को सुकून देने वाली बात है, थोड़ा समाधान कारक है। और चाहे वो सम्मान पुरस्कार देने की बातचीत हो, चाहे वो हमारे यहाँ से नवोदित रचनाकारों को और जिनकी पहली पुस्तक अब तक नहीं छपी है उनकी पहली पुस्तक के प्रकाशन का विषय हो, और इसके साथ ही साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजन जो संपन्न होते हैं, विशेष करके वरिष्ठ साहित्यकारों के स्मृति प्रसंग, इन सब विषयों को लेकर के पर्याप्त से अधिक नवाचार हुआ है। और मैं यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया है ये काम, ईश्वर ने करवाया और साहित्य समाज का अत्यधिक स्नेह और सहयोग मिला, इसलिए हो पाया। लेकिन सबसे महत्व की बात कि जो इस समय में हमने करने का प्रयास किया, ये भूतो न भविष्यति हो गया। इससे पहले संभवतः इस प्रकार का काम नहीं हुआ, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने आप को केवल अभी 33 नंबर देने में भी संकोच कर रहा हूँ 100 में से, इसलिए कि काम अभी बहुत है। मैं आपको 2-3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। ये सम्मान पुरस्कार देने का विषय तो अपनी जगह है, लेकिन हमने जो नवाचार किए, जैसे उदाहरण के लिए प्रथम कृति अनुदान योजना में पहले ऐसा होता था कि कम उम्र के लोगों को देना, तो 35-40 साल से कम उम्र के जो लोग होते थे उनको देते थे। अब पुस्तक का नहीं छपना ये तो किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकता है। हमारे पवन राजस्थानी जी भोपाल के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, 80 पार हैं, लेकिन आज तक कोई किताब नहीं आई और भारत भर में उनका बड़ा नाम है। तो सबको मिलना चाहिए अवसर, तो हमने उम्र का बंधन समाप्त किया। हमने अमृत महोत्सव के दौर में ये प्रयास किया कि अमृत महोत्सव चूंकि भारत का चल रहा है 75 वर्ष स्वतंत्रता के, तो नवोदित रचनाकार राष्ट्रीय चेतना के विषयों से जुड़ करके कुछ नया लेखन कर सके, उनकी पुस्तकों को छापने में हम प्रोत्साहन दें। कुछ बहुत अच्छे विषयों पर हमने पुस्तकें छापी, साहित्य अकादमी ने सभी बोलियों के इतिहास छापे, ये सब तो किया ही किया। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का श्रेष्ठतम काम अकादमी में संपन्न हुआ है, वो सामान्यतः बाहर के लोगों को शायद ध्यान में नहीं आता होगा, लेकिन हम ये कर रहे थे कि हम अन्य प्रदेशों के जो वरिष्ठ साहित्यकार थे उन सब के तो स्मृति प्रसंग मना रहे थे। मध्य प्रदेश में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में रहे, मध्य प्रदेश में ही जन्मे और मृत्यु को प्राप्त हुए, यहाँ कर्म क्षेत्र जिनका रहा, यहाँ से बाहर निकल करके पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जिन्होंने साहित्य का झंडा उठाया, ऐसे लोगों के स्मृति प्रसंग मध्य प्रदेश की अकादमी नहीं मनाती थी। मैं अगर नाम लूंगा तो मीनाक्षी जी आप आश्चर्य करेंगी, हमारे यहाँ महाकवि प्रदीप का स्मृति प्रसंग नहीं बनता था, बड़नगर के रहने वाले, आप हजारों की संख्या में गीत लिखे थे। वीरेंद्र मिश्र जी का स्मृति प्रसंग हमने शुरू किया। हमने ऐसे नाम, राम नारायण जी उपाध्याय पद्मश्री रहे, निमाड़ का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, लेकिन इन सब के स्मृति प्रसंग नहीं थे। चंद्रसेन विराट जी हुए, दिनकर सोनवलकर जी हुए, जिनको सारा भारत जानता था। और तो और मतलब कुछ नाम तो ऐसे थे, आप आश्चर्य करेंगे, दूसरे तार सप्तक में मध्य प्रदेश के एकमात्र साहित्यकार हुए वो शाजापुर के थे, हरिनारायण जी व्यास। उनको कोई जानता ही नहीं था और लोग कार्यक्रम नहीं करते थे, हमने उन पर कार्यक्रम शुरू किए। आज मुझे इस बात का समाधान होता है कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के उन वरेण्य रचनाकारों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है, और ऐसे लगभग 100 के लगभग हमारे कार्यक्रम हो गए। तो ये बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों के लिए एक प्रकार से पटरी बिछाने का काम हमने किया है यहाँ पर। अब उस पर ट्रेन दौड़ती रहेगी बड़ी सुगमता से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी कुछ मामलों में तो यूनिक है। हमारे सम्मान पुरस्कार जितनी रेयरेस्ट विधाएं जिनको कहते हैं हम, साहित्य की बिल्कुल यूनिक विधाएं जिन पर बहुत कम काम होता है, उन पर भी सम्मान देती है। पटकथा लेखन पर हम सम्मान देते हैं, संस्मरण पर देते हैं, रिपोर्टाज पर देते हैं, हम लघु कथाओं पर देने लगे, हम ललित निबंध पर देने लगे। बाकी तो प्रचलित विधाएं है ही है, उपन्यास, कविता, कहानी। कविता में हमने 3 प्रकार के सम्मान स्थापित कर दिए, अखिल भारतीय और प्रादेशिक स्तर पर 1-1 लाख के, 51,000 के। हमने हिंदी गीतों को अलग श्रेणी में रखा, छंद मुक्त कविता को कविता की श्रेणी में रखा, और हिंदी गजल के लिए भी एक सम्मान। तो कहने का तात्पर्य, इतनी विविधता के सम्मान मुझे ऐसा लगता है कि भारत की किसी साहित्य अकादमी में नहीं है, और ये करने वाली मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी एकमात्र है। तो इसलिए मुझे लगता है कि धन्यवाद तो हमारे से पहले जो इस कुर्सी पर बैठे उन सबको जरूर मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कुर्सी को इतनी ऊर्जा दे करके रखी थी कि उस ऊर्जा को ग्रहण करके मैंने काम किया। विशेष करके
डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी, डॉक्टर त्रिभुवननाथ जी शुक्ल और डॉक्टर उमेश सिंह जी। इन 3 नामों को मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे लगातार मार्गदर्शन दिया कि इसी ढंग से काम करेंगे तो लोगों के बीच में अकादमी जल्दी पहुंचेगी। एक और काम जो हुआ है, आखिरी में प्रश्न का उत्तर बड़ा ना हो क्योंकि अकादमी के काम बड़े बहुआयामी हैं। हमने अकादमी के कार्यक्रमों को राजधानी से उठा करके जिला मुख्यालय तक ले जाने का काम तो पहले बहुत कर लिया था। अब मैंने उनको जिला मुख्यालय से उठा करके सारे कार्यक्रमों को तहसील, ब्लॉक और एकदम छोटे छोटे गांव तक ले जाने का काम किया है। इन्हें राजगढ़ के एक बोड़ा नाम के छोटे से गांव में पहली बार अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन हुआ। लोगों के लिए इतना आश्चर्य का विषय था कि गांव के लोगों ने, हमारे जो नवोदित रचनाकार थे उसमें मैंने नई पीढ़ी को उतारा था उस कवि सम्मेलन में, उनको पगड़ियां पहना करके उनकी शोभा यात्रा निकाली पूरे गांव में। आप कल्पना करिए 5000 का जन समुदाय कवियों को पगड़ी पहना करके गांव में शोभा यात्रा निकाल रहा है। ये दृश्य साहित्य को देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, और इस सब का श्रेय जो है ये साहित्य समाज को जाता है और शेष समाज को जाता है। साहित्य अकादमी केवल माध्यम बनी है। मुझे लगता है कि और भी कई नवाचार हैं, कभी आगे बातचीत करेंगे। आज केवल इतना ही। साहित्य अकादमी की स्थापना सन 1954 में की गई थी। तब इसका हेडक्वार्टर नागपुर में था। बाद में जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो इसका मुख्यालय भोपाल आ गया। साहित्य अकादमी न सिर्फ भारतीय साहित्य के दिग्गजों मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, श्री कृष्ण सरल, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के कवियों और साहित्यकारों की याद में कार्यक्रम करती है, बल्कि नरेश मेहता मुक्तिबोध, भूषण, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई आदि महान लेखकों की जयंती भी मनाती आ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसका दायरा महानगरों से लेकर तहसील स्तर तक हो चुका है। मतलब कि अब मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी उम्रदराज लेखकों के अलावा नवोदित रचनाकारों को भी बराबर का मौका दे रही है।